रोशनलाल ने रुपए देकर रमित की मदद की थी, लेकिन रुपए पाते ही वह रोशनलाल का ही नहीं पूरे परिवार का दुश्मन बन बैठा और एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। 22 अगस्त 2010 की सुबह 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि हेबोवाल की दुर्गापुरी कॉलोनी की गली नंबर 5 के मकान नंबर 718 में 2 लोगों की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही थाना सलेम टाबरी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, इंस्पेक्टर दविंद्र कुमार, SHO डिवीजन नंबर 4 तथा दुर्गापुरी पुलिस चौकी इंचार्ज बिटन कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जिस मकान में हत्याएं हुई थीं, उसके बाहर लोगों की काफी भीड़ लगी थी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने सुबह लगभग 9:30 बजे मकान के भीतर तेज चीखों की आवाजें सुनी थीं। चूंकि उस वक्त अंदर तेज आवाज में टीवी चल रहा था, इसलिए ये समझना मुश्किल था कि आवाजें टीवी की थीं या मकान में रहने वालों की। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। थोड़ी देर बाद जब पड़ोसियों को लगा कि चीखें टीवी की नहीं बल्कि उसमें रहने वालों की थीं, तो उन्होंने मुख्य द्वार तोड़कर भीतर जाकर देखा। अंदर अलग अलग कमरों में 2 लाशें पड़ी थीं। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। एक कमरे में अधेड़ उम्र की महिला की रक्तरंजित लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर तेजधार हथियार के कई घाव थे, जिसमें से खून रिस रहा था। दूसरे कमरे में लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति की रक्तरंजित लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर भी तेजधार हथियार के घाव थे। वह विकलांग था। उसकी व्हीलचेयर वहीं पास में उल्टी पड़ी थी। देखने से ही लग रहा था कि विकलांग होने के बावजूद उसने हत्यारों का विरोध किया था। दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मारा गया था। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरे में रखा टीवी अभी भी चल रहा था। बिटन कुमार ने टीवी बंद कर दिया। क्राइम टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी। जासूस कुत्ते लाश को सूंघकर मकान के पिछवाड़े जाकर रुक गए। संभवतः हत्यारे वहां से किसी सवारी में बैठकर गए थे। मकान की अच्छी तरह छानबीन की गई। लूटपाट के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। हत्याएं शायद आपसी रंजिश के कारण हुई थीं। टीवी के पास खून सना एक खंजनुमा चाकू पड़ा था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को उसे संभाल कर रखने के लिए कहा। हत्याएं शायद चाकू से की गई थीं। पुलिस टीम के साथ मुआयना कर रहा था कि पड़ोसियों से पता चला कि यहां सिर्फ हत्याएं ही नहीं हुई थीं, बल्कि इस परिवार के 2 अन्य लोग लापता भी थे। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने पूछताछ के आधार पर मुझे बताया कि इस परिवार के मुखिया का नाम रोशनलाल था और वह रेलवे से रिटायर्ड था। इसके पहले ये परिवार चंद्रनगर में रहता था। रोशनलाल की पत्नी का नाम शकुंतला था। दोनों की 4 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़ी 47 वर्षीय बेटी स्वीटी शादीशुदा थी और इंग्लैंड में रहती थी। दूसरे नंबर का बेटा राजेश कुमार उर्फ राजू अपाहिज था, लेकिन घर में काम करके लगभग 10,000 रुपये महीना कमा लेता था। तीसरे नंबर की बेटी सीमा भी शादीशुदा थी, लेकिन 3 साल पहले पीलिया से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सबसे छोटी 36 वर्षीय निशा थी। BA पास निशा किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थी। लगभग 2 महीने पहले इन लोगों ने अपना चंद्रनगर वाला मकान 70 लाख रुपए में बेचा था। लगभग 1.5 महीने पहले ही यह परिवार इस मकान में रहने आया था। यह मकान उन्होंने 40 लाख रुपए में खरीदा था। कत्ल शकुंतला और राजेश कुमार उर्फ राजू का हुआ था, जबकि रोशनलाल और निशा गायब थे। इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को आदेश दिया कि लाशों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। साथ ही इंस्पेक्टर हरपाल सिंह से कहा कि पड़ोसियों से पूछताछ करके बाप बेटी की तलाश में संभावित जगहों पर छापे मारें। जबकि बिटन कुमार को अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर बाप बेटी की तलाश करवाने तथा जिले के अन्य सभी थानों में उनका हुलिया बताकर वायरलेस मैसेज भिजवाने की जिम्मेदारी सौंपी। चूंकि यह केस पुलिस कमिश्नर की नज़र में आ गया था, इसलिए इन कामों से फारिग होकर उन्हें रिपोर्ट देने में उनके ऑफिस पहुंच गया। मैंने अपनी परेशानी बताकर उनसे कहा, सर, समस्या यह है कि यह परिवार मोहल्ले में नया है, पड़ोसियों को इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसा भी हो हर नज़रिए से जांच करो। इसके लिए कई टीमें बनाकर लगाओ, और हाँ, सबसे जरूरी है बाप बेटी का पता लगाना। कमिश्नर साहब के पास से लौटकर मैंने एक बार फिर घटनास्थल पर जाकर पड़ोसियों से पूछताछ की। काफ़ी लंबी छानबीन के बाद काम की एक बात पता चली। मैंने जब रोशनलाल के घर पर आने जाने वाले लोगों की लिस्ट बनाई तो पता चला कि रमित कुमार भंडारी उर्फ रिकी नाम का एक युवक रोशनलाल के घर कुछ ज़्यादा ही आता जाता था। मैंने हरपाल सिंह से रमित के बारे पता लगाने को कहा। हरपाल सिंह ने पता लगाकर बताया कि रमित कुमार भंडारी जसिया रोड, तरसेम कॉलोनी के मकान नंबर B34 में रहता था। वो रमित का मोबाइल नंबर भी ले आए थे। मेरे कहने पर सब इंस्पेक्टर बिटन कुमार ने रमित को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब उसे कई बार फ़ोन किया गया तो उधर से कंप्यूटराइज्ड आवाज़ आने लगी कि यह नंबर पहुंच के बाहर है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद हमें तफ्तीश को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कह सकते हैं कि हम अंधेरे में तीर मार रहे थे। ऐसे में जांच आगे बढ़ाने के लिए हमें केवल रमित भंडारी ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा था। हमारी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं, इसलिए हम उसका नंबर मिलाते रहे। आखिर उसने फ़ोन उठा लिया।
सब इंस्पेक्टर बिटन कुमार ने उसे ऑफिस आने को कहा। उसने बताया था कि उस समय वो जलंधर में है और आधे घंटे में हाजिर हो जाएगा। अपने ऑफिस में बैठा उसका इंतजार करता रहा। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने कहीं से मृतका शकुंतला के मायके का पता ढूंढ निकाला था। उसके पिता जगतराम की फगवाड़ा में टेलरिंग की दुकान थी। पता मिल गया तो इस घटना की सूचना मृतका के भाइयों अशोक, सुखविंदर और जसविंदर को दे दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके अनुसार मौत का कारण अधिक खून बह जाना था। फगवाड़ा से शकुंतला के मायके वाले आ गए थे। पोस्टमार्टम के बाद लाशें उन्हें सौंप दी गई थीं। मृतका के भाइयों ने दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया था। उनसे भी पूछताछ की। उन्होंने केवल इतना ही बताया था कि रोशनलाल ने रिटायर होने के बाद चंद्रनगर वाला मकान 70 लाख में बेचा था। नया मकान उन्होंने 35 से 40 लाख रुपए में खरीदा था। कुछ पैसा उन्हें रिटायर होने पर मिला था। कुल मिलाकर उनके पास करीब 35 लाख रुपए थे। रुपए उन्होंने कहाँ रखे थे या किसी को दिए थे, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। फलस्वरूप बात वहीं की वहीं रह गई। शायद मृतका के मायके वालों से काम की कोई बात पता चल जाएगी, पर मायूसी होना पड़ा। घूम फिर कर हमारी नज़र फिर रमित भंडारी पर ही जाकर टिक गई थी। रमित ने आधा घंटे बाद आने को कहा था। मैंने घड़ी देखी, अब तक पौन घंटा हो चुका था। मैंने सब इंस्पेक्टर बिटन कुमार से कहा कि वह रमित को फ़ोन करके पूछे। बिटन कुमार ने बताया कि उसने 10 मिनट में आने को कहा है, लेकिन वह 10 मिनट बाद भी नहीं आया। इस प्रकार 10 मिनट करते करते उसने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। उधर पुलिस के सिर पर उच्च अधिकारियों की तलवार लटक रही थी। मेरी टीम की जान सांसत में थी। मुझे रमित भंडारी पर गुस्सा आ रहा था। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मैंने भंडारी से मोबाइल पर खुद बात की। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि वह तुरंत मेरे ऑफिस पहुंचे। उसने मुझसे भी 10 मिनट का समय मांगा। जब वो 10 मिनट तक नहीं आया तो मैंने फिर फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसके फ़ोन का स्विच बंद मिला। इसके बाद उसके फ़ोन का स्विच हमेशा के लिए बंद हो गया। रमित के इस व्यवहार से मुझे उस पर संदेह हुआ। मैं समझ गया कि वह जानबूझकर पूछताछ से बचना चाहता था। मैंने हरपाल सिंह से उसके फ़ोन की लोकेशन पता करने को कहा। इंस्पेक्टर हरपाल ने रमित के फ़ोन की लोकेशन चेक करवाई तो उसकी लोकेशन जस्सियां रोड, लुधियाना की मिली। इससे यह बात साफ हो गई कि वह हमसे झूठ बोल रहा था। इससे उस पर हमारा संदेह और बढ़ गया। अभी हरपाल सिंह इस मुद्दे पर बातें कर ही रहे थे कि सब इंस्पेक्टर बिटन कुमार ने आकर बताया कि रमित भंडारी अपनी मौसी की फैक्ट्री नैनाक्वायर प्रोडक्ट्स में कहने को तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, लेकिन एक तरह से उस गद्दा फैक्ट्री का सर्वेसवा वही था। बिटन कुमार ने यह भी बताया कि रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रोशनलाल की छोटी बेटी निशा से उसके मधुर संबंध थे। वो उसके घर खूब आता जाता था। रोशनलाल ने उसे अपना बेटा बना रखा था। मेरे लिए ये जानकारी काफ़ी थी। इससे पक्का यकीन हो गया था कि वह इस दोहरे हत्याकांड का रहस्य जरूर जानता होगा, इसीलिए पुलिस के सामने आने से कतरा रहा था। समय बेकार करना उचित नहीं लगा, इसलिए इंस्पेक्टर हरपाल सिंह को तुरंत पुलिस टीम के साथ घाघरा रोड पहुंचने को कहा। एक टीम मैंने एसीपी परमजीत सिंह पन्नू की अगुवाई में तैयार करवाई। रमित भंडारी हमें फैक्ट्री के पास ही मिल गया। उससे वहीं पूछताछ की गई। वह हमें बहकाने की कोशिश करने लगा। वह हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दे रहा था। उसके चेहरे पर काफ़ी उलझन और घबराहट के मिले जुले भाव थे। बात करते हुए वह हकला भी रहा था। तभी अचानक मेरा ध्यान उसके हाथ की ओर चला गया। उसके हाथ पर ताजी पट्टी बंधी थी। मैंने इस बारे में पूछा तो वह बोला, ऐसे ही मामूली सी खरोंच आ गई थी। सावधानी के तौर पर मैंने पट्टी बंधवा ली। खरोंच कैसे और किस चीज़ से आई, यह वह नहीं बता सका। इस बातचीत के बाद मेरा शक विश्वास में बदलने लगा। मैंने उसे अपने ऑफिस चलने को कहा। ऑफिस आकर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह और बिटन कुमार ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने शकुंतला और राजेश की हत्या की बात स्वीकार कर ली। कारण पूछा तो उसने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन जब थोड़ी सख्ती की गई तो उसने बताया कि रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रोशनलाल की बेटी निशा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके अनुसार निशा के साथ उसके 3 सालों से अवैध संबंध थे। वह शादीशुदा था, जबकि निशा तलाकशुदा थी। निशा बहुत ही खूबसूरत थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए थे। दोनों के संबंध इतनी तेजी से परवान चढ़े कि रमित आए दिन उसके घर आने जाने लगा। परिवार के लोगों को भी उसका आना जाना अच्छा लगता था। शकुंतला तो उसे बेटा बेटा कहते नहीं थकती थी। निशा के साथ रमित के संबंधों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वे लोग अपने घर के छोटे से लेकर बड़े कामों तक में रमित की सलाह लेने लगे थे। रमित के अनुसार पिछले कुछ समय से निशा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कई बार उसकी मांग पूरी भी कर चुका था। उसके घर वाले भी इस बात का फायदा उठा रहे थे। कुछ ही दिनों पहले निशा ने उससे 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन उसने इतना पैसा देने से मना कर दिया था। शनिवार को निशा ने रमित की मां को फोन करके कहा था कि वो उन्हें कुछ राज बताना चाहती है।
उसी दिन निशा ने फोन पर रमित को भी धमकी दी थी कि उसने दोनों के निजी संबंधों की सीडी बनवा रखी है, अगर उसने 50,000 रुपये नहीं दिए तो वह उस सीडी को उसकी मां और पत्नी को दे देगी। इसी बात से गुस्से में उसने निशा से बदला लेने के लिए उसकी मां और भाई की हत्या कर दी थी। रमित की यह बात हमारे गले नहीं उतर रही थी। इसमें कई ऐसे पेंच थे जो समझ से बाहर थे। मैंने रमित से पूछा, अच्छा ये बताओ कि इस वक्त निशा कहाँ है। मेरे सवाल पर वह बौखला उठा और झल्ला कर बोला, मैं क्या जानूं, भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा तो रमित बोला, जनाब ऐसी औरतें यही तो करती हैं। एक से दिल भर गया तो दूसरे के पास और दूसरे से भर गया तो तीसरे के पास। वाह रमित कुमार, मैंने कहा, मैंने तो तुमसे केवल निशा के बारे में पूछा था और तुमने पूरी रामायण सुना दी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ब्लैकमेल तो निशा कर रही थी, फिर तुमने उसकी मां और भाई की हत्या क्यों की? इस सवाल पर वो बगले झांकने लगा। मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, देखो हमें सब पता है, अच्छा यही है कि तुम हमें पूरी बात सच सच बता दो, वरना तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात सुनकर उसने गर्दन झुका ली। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, निर्मल सिंह और बिटन कुमार को साथ लेकर उसकी मौसी की फैक्ट्री पहुंचा। वहां रमित की कार बाहर ही खड़ी थी। कार का बारीकी से मुआयना किया गया तो उसमें कई जगह खून के धब्बे दिखाई दिए। ठीक वैसे ही खून के धब्बे फैक्ट्री के ऑफिस में भी मिले। फैक्ट्री की अच्छी तरह तलाशी लेने पर हमें एक लेडीज सैंडल भी मिली। फैक्ट्री में 2 कर्मचारी मिले जिनके नाम विजय प्रसाद और कुमार थे। विजय प्रसाद गहरी कोठी, थाना नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का रहने वाला था तो कुमार गांव मुकार, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। दोनों से पूछताछ करने पर इस दोहरे हत्याकांड के साथ साथ रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रोशनलाल और उसकी बेटी निशा की गुमशुदगी का रहस्य भी खुल गया। आदेश पर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने विजय प्रसाद और कुमार को पुलिस हिरासत में ले लिया। रमित भंडारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब तक की तफ्तीश, रमित भंडारी और फैक्ट्री से दबोचे गए दोनों कर्मचारियों से की गई पूछताछ के बाद इस जघन्य हत्याकांड की जो कहानी प्रकाश में आई वह स्वार्थ के रिश्तों और विश्वास की नींव पर झूठ का महल खड़ा करने जैसी थी। 36 वर्षीय निशा काफी खूबसूरत, मिलनसार व हंसमुख स्वभाव की युवती थी। संभवतः उसका यही स्वभाव उसकी और उसके परिवार की हत्या का कारण बना था। सीधी सादी निशा की बीए पास करने के बाद शादी हो गई थी, लेकिन पति से उसकी नहीं बनी, जिससे जल्दी ही उसका तलाक हो गया था। निशा ने इसे भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया और मन ही मन तय कर लिया कि अब वो कभी शादी नहीं करेगी। गुजर बसर के लिए उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। सन 2008 में जब निशा का परिवार चंद्रनगर, सुंदरनगर में रहता था, तभी अचानक एक दिन निशा की मुलाकात रमित भंडारी से हुई। रमित महत्वाकांक्षी, चतुर चालाक युवक था। उसने शादीशुदा होते हुए भी अपनी शादी की बात निशा से छिपा ली थी। हालांकि निशा ने कभी शादी न करने का फैसला किया था, लेकिन रमित ने उसकी सोई कामनाओं को जगाकर उससे शादी करने का वादा कर लिया। न चाहते हुए भी निशा धीरे धीरे रमित के आकर्षण में बंधती चली गई। रोशनलाल के परिवार की समस्या ये थी कि उसके परिवार में कोई भी युवा पुरुष नहीं था। बेटा राजेश था भी तो अपाहिज था, इसीलिए पूरा परिवार रमित से खुश रहता था और उसे बेटे की तरह मानता था। निशा का भी सोचना था कि उसकी अन्य बहनें दूर रहती थीं, अगर शादी के बाद रमित उसके माता पिता और अपाहिज भाई का ख्याल रखेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था। समय के साथ निशा और रमित के आपसी संबंध बन गए थे। सन 2009 के अंत में रोशनलाल स्टेशन मास्टर से रिटायर हो गए थे। उन्हें रिटायरमेंट पर काफी रुपए मिले थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने चंद्रनगर वाला मकान 70 लाख रुपए में बेच दिया था। नया मकान लेने के बाद भी उनके पास 35 से 40 लाख रुपया बच गया था। एक दिन जब रमित रोशनलाल के घर आया तो बहुत परेशान था। पूरे परिवार ने उसकी परेशानी का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। बाद में उसने निशा को अलग ले जाकर बताया, निशा, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, बाजार का लाखों रुपया देना है। अगर मैंने रुपए नहीं दिए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? निशा ने पूछा तो रमित बोला, यही कोई 40 से 45 लाख। रमित की बात सुनकर निशा हतप्रभ रह गई। पल भर बाद वो कुछ सोचकर बोली, रमित, पापा के पास 30 से 35 लाख रुपए होंगे, वे तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। जब तुम्हारा बिजनेस ठीक हो जाए तो पापा के पैसे लौटा देना। वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे पापा से रुपए नहीं मांगूंगा, मुझे शर्म आती है, रमित ने अभिनय करते हुए कहा तो निशा बोली, ठीक है, तुम रुपए मत मांगना, रुपए मैं मांग लूंगी, पर तुम साथ तो चलो। निशा के समझाने पर रमित उसके साथ चलने को तैयार हो गया। निशा ने जब अपने पिता रोशनलाल को रमित की परेशानी का कारण बताया तो वे हंसते हुए बोले, तुम भी कमाल करते हो बेटा, ये घर तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है, रुपए मेरे पास बढ़ तो रहे नहीं हैं, तुम अपना काम निपटा लो, जब आ जाए तो मुझे लौटा देना।
अगले दिन ही रोशनलाल ने रमित को 35 लाख रुपए कैश दे दिए। रुपए लेते समय उसने वादा किया था कि वह 1 महीने में रुपए लौटा देगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब उसने न तो पैसे लौटाए और न कभी इस विषय में बात की तो रोशनलाल और निशा को चिंता होने लगी। उसी बीच कहीं से निशा को पता चल गया कि रमित शादीशुदा है। उसने उससे झूठ बोला था। इस बात से निशा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने मन ही मन तय कर लिया कि पिता का पैसा वापस मिलने के बाद वह रमित से संबंध तोड़ लेगी। ये बात उसने रमित से कह भी दी थी, लेकिन समस्या ये थी कि रमित पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। इस पर निशा ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने शराफत से उसके पिता का पैसा नहीं लौटाया तो वह अपने और उसके संबंधों की बात उसकी मां और पत्नी को बता देगी। इससे रमित बुरी तरह डर गया। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए निशा के पिता को चेक काट कर दे दिए। उसने चेक तो दे दिए, लेकिन चेक देने के बाद वह परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके खाते में पैसे नहीं थे। उसे पता था कि अगर चेक बाउंस हो गए तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए एक भयानक योजना बना डाली। रोशनलाल के परिवार में गहरी पैठ होने की वजह से रमित उनके परिवार की हर गतिविधियों को जानता था। वह ये भी जानता था कि हर रविवार की सुबह रोशनलाल और निशा हेबोवाल स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में सत्संग सुनने जाते हैं। रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से लुधियाना के सारे बाजार और उद्योग बंद रहते हैं। रमित की फैक्ट्री भी उस दिन बंद थी। इन्हीं बातों के मद्देनजर रमित ने शनिवार शाम यानी 21 अगस्त को रोशनलाल को फोन करके कहा, पापा, मैं कल सुबह एटीएम से रुपए निकालकर आपको दे दूंगा, आप चेक बैंक में मत डालना। अगले दिन सुबह जब रोशनलाल और निशा सत्संग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही रमित ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया। हालांकि रोशनलाल ने बहुत कहा कि रुपए निकालने ही तो हैं, सत्संग के बाद निकाल लेंगे, लेकिन रमित ने ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि वह पैसे दे देगा तो उसके सिर से बोझ उतर जाएगा। रमित की गाड़ी दुबेड़ी स्थित एटीएम पर रुकी। उसने ये कहकर रोशनलाल को वहीं उतार दिया कि वह 10 मिनट वहीं रुकें, एटीएम कार्ड वह घर भूल आया है। झूठ बोलकर वह निशा को साथ लेकर सीधा फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री ले जाकर उसने निशा को केबिन में बिठा दिया और पहले से खरीद कर रखा चाकू निकालकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। निशा की हत्या करके उसने अपने 2 कर्मचारियों विजय व कुमार की मदद से निशा की लाश प्लास्टिक के एक बोरे में भरी और उन्हीं की मदद से वह बोरा कार की डिग्गी में रखकर जस्सियां के एक खाली प्लाट में फेंक आया। इसके बाद वह दुबेड़ी स्थित एटीएम पर पहुंचा जहां रोशनलाल खड़ा था। वो उसे भी कार में बैठाकर फैक्ट्री ले आया। निशा की तरह उसने उसकी भी हत्या कर दी और उसकी लाश भी प्लास्टिक के बोरे में भरकर दोराहा नहर में फेंक दी। बाप बेटी की हत्या करने के बाद रमित कार से सीधा रोशनलाल के घर पहुंचा। कार उसने मकान के पीछे वाली गली में खड़ी कर दी। इसके बाद वो मकान के भीतर गया। पहले वाले कमरे में शकुंतला बैठी थी। रमित ने चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वह ढेर हो गई। इसके बाद वह भीतर वाले कमरे में पहुंचा जहां राजेश टीवी देख रहा था। कमरे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले टीवी की आवाज तेज की और फिर राजेश पर अचानक हमला बोल दिया। अचानक हमला हुआ था, फिर भी अपाहिज राजेश चीखा चिल्लाया। उसने रमित का विरोध करते हुए आखिरी क्षणों तक उसके साथ संघर्ष किया। राजेश की हत्या करने के बाद रमित बाथरूम में हाथ मुंह धोना चाहता था, लेकिन उसी समय मोहल्ले वालों ने बाहर का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट में वो चाकू वहीं छोड़कर मकान के पिछले दरवाजे से भाग निकला। पूरे परिवार की हत्या करने के बाद वो पुनः फैक्ट्री आया जहां उसने हाथ मुंह धोया। 4 लोगों की हत्याएं करने में चाकू की कुछ खरोंचें उसके हाथ पर भी लग गई थीं। उसने दुबेड़ी की एक डिस्पेंसरी में जाकर हाथ पर पट्टी करवाई और फिर आगे के बारे में सोचने लगा। पर वो कुछ सोचता या करता इससे पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने रमित भंडारी के साथ उसके दोनों कर्मचारियों को भी हिरासत में लेकर अगले दिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट परमिंदर कौर की अदालत में पेश करके 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया। रिमांड की अवधि में रमित की निशानदेही पर जस्सियां से निशा की तथा दोराहा नहर के किनारे से रोशनलाल की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने रमित की 2 कारें भी जब्त कर लीं। पुलिस ने 7 लाख रुपए के वे 2 चेक भी बरामद किए जो रमित ने रोशनलाल को दिए थे। तलाशी लेने पर निशा के पास से 1.5 लाख कैश भी मिला था। इस तरह ये हत्याकांड पुलिस कमिश्नर ईश्वर सिंह की देखरेख में एसीपी नरेंद्र रूबी व अन्य अधिकारियों की सूझबूझ से 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया गया। एक तरह से इसमें रुपए देकर दुश्मन बनाने वाली बात हुई थी। रोशनलाल रमित को रुपए देकर न उसकी सहायता करता और न ही उसका परिवार यूं बेमौत मारा जाता। शायद सांप को दूध पिलाने का यही अंजाम होता है। इस कहानी को दबाकर शेयर जरूर करें। ऐसे ही क्राइम कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।